लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। इस पूरे 1 घंटे के सफर में किन बड़ी अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, किन बड़ी खबरों पर चर्चा होगी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रूपाली रूबरू बिल्कुल, यहाँ पर कटरा को लेकर बात होगी, जहां कटरा में अब घोड़े वाले, पिट्ठू वाले और खच्चर वाले जो है अगले 32 घंटे तक किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो रोपवे प्रोजेक्ट है उसको लेकर बंद करने को लेकर मांग जो है वो की जा रही है, जिसको लेकर मां वैष्णो देवी संघर्ष समिति की अगर बात की जाए तो उन्होंने प्रशासन से जवाब मांगा था, पर जवाब ना आने को लेकर बैठक उनके द्वारा की गई है और उसके बाद 72 घंटे के लिए कटरा बंद का ऐलान जो है वो किया गया है। हालांकि वहां पर डीसी रियासी भी पहुंची, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो चरम पर है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि वो ये हड़ताल बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल, दूसरी बड़ी खबर क्या कुछ रहने वाली है, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कि जितने भी एनडीए शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। जहां पर बाबा साहब अंबेडकर का मुद्दा गरमाता जा रहा है, जिस तरीके से हमने देखा कि संसद में भी काफी ज्यादा हंगामेदार ये मुद्दा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं देखने को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो इस आज की अहम मीटिंग पर चर्चा देखने को मिलेगी। वहीं पर दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती भी है, इन तमाम बातों पर भी चर्चाएं जो है आज की इस मीटिंग में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, यहाँ पर खास बात यह है कि अगली खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से शिप्पन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है और उन पर आपको बता दें कि जयंती पर श्रद्धांजलि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बड़ी सौगात जो है वो मध्य प्रदेश के लोगों को मिलने वाली है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत ये खबर है, जिस पर हम अगले 1 घंटे में चर्चा करेंगे और ये सौगात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें देंगे और यहाँ पर ये विकास की एक गारंटी है जो अटल जी की याद में आज लोगों को दी जाएगी। बिल्कुल, आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर अगली बड़ी खबर क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि संभल में जो हिंसा हुई थी 24 नवंबर को, वो मुद्दा अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और खुदाई जो है वो अभी भी बावड़ी कुएं की लगातार जारी है और इस कुएं की खुदाई के लिए जेसीबी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि तस्वीरों में भी आप देख सकते हो किस तरीके से मजदूरों की मदद से, मैन पावर की मदद से इस पूरे कुएं की खुदाई की जा रही है और आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हमने देखा एफएसएल की टीम हो, एएसआई की टीम हो, मौके का निरीक्षण वो कर रहे हैं, लगातार सीन को रिक्रिएट करने का काम भी बीते दिन यहाँ पर देखा गया। आज किस तरीके की कार्रवाई एफएसएल की टीम, एएसआई की टीम वहां पर कर रही है, तमाम जानकारी आपको देंगे। तो बिल्कुल, इसके बाद बात होगी किसान आंदोलन को लेकर, जहां पर लगातार किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन इसी में अगर बात की जाए किसान नेता ढल्लेवाल, जो कि अपने 30वां दिन है आमरण अनशन को लेकर, उन्होंने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। अब उन्होंने ये कहा है साफ तौर पर कि मेरे मरने का इंतजार किया जाएगा या एमएसपी की मांगों को पूरा किया जाएगा। तो ये एक बड़ा सवाल केंद्र सरकार के लिए उन्होंने छोड़ा है और अब देखना यह है कि क्या इस पर केंद्र सरकार चुप्पी तोड़ती है, जवाब देती है या फिर किसान आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले कटरा को लेकर बात होगी, जहां पर कटरा में आपको बता दें अगले 72 घंटे तक जो है वो हड़ताल देखी जा रही है और साफ तौर पर वहां पर कारोबारियों की अगर बात की जाए गुस्सा है। कटरा में रोपवे का मामला जो है वो गरमाया हुआ है और इस विरोध में 72 घंटे कटरा बंद का ऐलान कर दिया गया है। मां वैष्णो संघर्ष समिति की अगर बात की जाए तो उन्होंने कटरा बंद का कॉल दिया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले भी आश्वासन इन कारोबारियों को, इन दुकानदारों को मिला था कि बहुत जल्द ये जो रोपवे का मुद्दा है ये सुलझाया जाएगा, रोपवे का काम बंद किया जाएगा या फिर कुछ बीच का जो रास्ता है वो अपनाया जाएगा, जिसकी वजह से ना तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को कोई दिक्कत हो रोपवे के प्रोजेक्ट में और ना ही इन कारोबारियों की जो यहाँ पर उनकी आमदनी है वो कम हो, उनकी जो आय है वो भी कम ना हो। लेकिन इस तरीके के तमाम आश्वासनों के बाद भी जब बीच का रास्ता नहीं निकला तो एक बार फिर से 72 घंटों की हड़ताल करने पर ये कारोबारी, ये दुकानदार जो है वो मजबूर हो चुके हैं और आज सुबह से 72 घंटों की हड़ताल जो है एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। यानी 3 दिन तक सभी दुकानें, सभी कारोबार जो है वो बंद देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं यात्रा पर आए जो श्रद्धालु हैं उन पर पड़ेगा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं सभी दुकानें बंद हैं, सभी कारोबार जो है वो कटरा में फिलहाल बंद किए गए हैं, क्योंकि साफ तौर से लोगों की एक ही मांग है कि ये जो रोपवे का प्रोजेक्ट है इसे फिलहाल के लिए होल्ड किया जाए। तो बिल्कुल
डोगरा स्टेट है, डोगरा देश था एक। ये डोगरे मानने वाले नहीं है जब अपनी पे आ जाए। ये रोपे शोपे आपको इधर से लेके जाना पड़ेगा। और लोगों की जो आस्था से आप खिलवाड़ कर रहे हो वैष्णो देवी में, उसको रियासी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा बच्चा ये खिलवाड़ नहीं होने देगा। ये आपको गुलिस्तान चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी एक हमारी इंडस्ट्री है और एक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। वैष्णो देवी में जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे काम करते हैं, यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमा के जाते हैं, चाहे वो बच्चा पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। आपके पास तो कोई इंतजाम है नहीं। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने फैसला ले लिया है कि 72 घंटे के लिए बंद हुआ होगा। वो फैसला इसलिए लिया क्योंकि पहले डिप्टी कमिश्नर साहब ने बोला था मुझे 15 दिन दो, लेकिन वो उनको उठा दिया, जहां से ट्रांसफर हो गई। फिर नई डीसी मैडम आई, उन्होंने बोला मुझे भी टाइम चाहिए 23 दिसंबर तक, उनको भी टाइम दिया, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है। कटरा वालों के पास अब टाइम रहा ही नहीं किसी को देने के लिए। रही आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने क्या क्या कहा, वो आपके मीडिया के माध्यम से आपने भी वहाँ उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि मैं उससे मिलवाऊंगी, आप हमें टाइम दो। टाइम देने के लिए हमारे पास अभी बचा ही कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 1-2 साल से हमें ये खज्जल कर रहे हैं श्राइन बोर्ड वाले और डिप्टी कमिश्नर रियासी। हम बार बार इनके आगे बस टाइम ही दे रहे हैं। पहले 15 दिन का टाइम दिया, अभी 6 दिन का टाइम दिया, कितना और टाइम देंगे। इसलिए हमने उनको कहा आगे के लिए कोई टाइम नहीं है, अगर आपने टाइम लेना है आप टाइम लेते रहे, हमारी जो स्ट्राइक है वो चलती रहेगी। तो जिस तरीके से आपने सुना कि कारोबारियों ने साफ तौर से कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन जारी रखने को मजबूर हो जाएंगे। हमारे साथ सोहन कोहली कटरा से ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन, बताइएगा अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं कटरा की, जिस तरीके से 72 घंटों की हड़ताल का ऐलान किया गया है, अभी किस तरीके की तस्वीर, किस तरीके का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले जो यहाँ पे 4 दिन की स्ट्राइक हुई थी उसमें डिप्टी कमिश्नर रियासी विशेषपाल महाजन जी यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने एक 15 दिन का टाइम मांगा था, उनको आश्वासन दिया था कि 15 दिन के मोहलत दी जाए, उसमें से कोई ना कोई हल निकालेंगे, आपकी हाई अथॉरिटी से मीटिंग करवाएंगे, जो भी फैसला आएगा आपके हित में आएगा। मगर उससे पहले ही डिप्टी कमिश्नर रियासी जो विशेषपाल महाजन जी है उनकी ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद जो नई डीसी रियासी नीति मलिक वहां पे ज्वाइन करती हैं और फिर से जब स्ट्राइक होती है तो वहां पे जो डिप्टी कमिश्नर रियासी नीति मलिक उनके बीच पहुंचती है तो उनसे बात करती हैं और उन्होंने कहा कि साफ तौर पे उनका कहना कि मुझे अभी तक इसका नॉलेज नहीं है, मैं फिर भी श्राइन बोर्ड से बात करती हूँ, मुझे थोड़ा मोहलत दी जाए। मगर उन्होंने फिर से 6 दिन का टाइम दिया था, जो कि 23 तारीख को पूरा हो चुका था। मगर 23 तारीख तक उनसे कोई भी बात करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचा। मगर फिर से जो कि एक बार फिर से 72 घंटे की जो स्ट्राइक का ऐलान किया है। सबसे बड़ी बात है कि 31 का सीजन है और काफी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए नए साल पे पहुंचते हैं। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज देखा जाए पूरा कटरा रेडी बड़ी दुकानें जितनी हैं सब बंद है। आश्वासन जो है वो संघर्ष समिति को दिया। यहाँ पर 2 पहलू खड़े होते हैं, एक ये कि विकास के लिए ये रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया ताकि 80 साल के ऊपर के जो लोग हैं जो ऊपर दर्शन करना जाना चाहते हैं भवन में, वो आसानी से जा सके। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है, वो है घोड़े पिट्ठू वालों के हवाले से, यानी कि उनका रोजगार जो है और साथ ही साथ वो छिन जाएगा। और आस्था के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि यहाँ पर बीच में बहुत से पड़ाव आते हैं, चाहे वो चरण पादुका हो, अर्धकुंवारी हो। इसको लेकर पूरा किस तरीके से फिलहाल बात करेंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की जाए तो काफी ज्यादा बुजुर्ग भी यहाँ पे आते हैं और विकलांग भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचते थे। मगर जब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी, उसके बाद बैटरी कार सेवा शुरू की गई थी, उसमें भी साफ तौर पे ये कहा गया था कि ये विकलांग लोगों के लिए यहाँ पे जो सेवा लगाई जा रही है। मगर आज की डेट में देखा जाए तो बैटरी कार और हेलीकॉप्टर जो कि सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए ही यूज की जाती है। मगर अगर देखा जाए तो जो आम लोग हैं उनको ये सुविधा नहीं मिलती है। मगर आज की डेट में देखा जाए तो गंडोला प्रोजेक्ट जो लगाया जा रहा है वो ताराकोट मार्ग पे लगाया जा रहा था, क्योंकि इस रास्ते में बाण गंगा पड़ती है, चरण पादुका पड़ती है, अर्धकुंवारी पड़ती है। कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि इस रास्ते में जो पुराना ट्रैक है वहां पे मां वैष्णो देवी की आस्था जुड़ी है और यात्री जो दर्शन करने के लिए आते हैं पहले बाण गंगा स्नान करके चरण पादुका मत्था टेक के उसके बाद गर्भ जून
की है। गर्भ जून के बाद ही ये मां मामला वैष्णो देवी के जल्द दर्शन करने सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि ये एट द एंड एक छवि खराब करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि जो श्री माता वैष्णो देवी जैसे पवित्र देव स्थान है वहां की छवि खराब हो रही है, क्योंकि देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात आपने भी कहा कि अभी सीजन एंड है, यानी कि साल का आखिरी कुछ दिन बचे हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इस वक्त पहुंचते हैं। तो क्या कुछ लगता है कि जल्द से जल्द इसका कुछ हल निकाला जाए, जहां पर कि कारोबारियों को भी कोई दिक्कत ना हो, उनका रोजगार भी चलता रहे, उनका पेट जिस तरीके से पल रहा है वो भी चलता रहे, और ये जो रोपवे का प्रोजेक्ट है इसमें भी कोई बाधा ना आए। कुछ एक मिडिल का रास्ता जो है, बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है बहुत जल्द। जी बिल्कुल, इसमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को एक निर्णय लेना चाहिए। इन लोगों के साथ जो संघर्ष कमेटी है इनके साथ एक बैठक करनी चाहिए, कोई बीच का रास्ता जो निकालना चाहिए, कि ताकि जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं तो वो अच्छा मैसेज लेके जाएं और कोई भी किसी की तरह की श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए श्राइन बोर्ड को जल्द से जल्द एक फैसला लेना चाहिए और इनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकाल के ये स्ट्राइक जो है खत्म करनी चाहिए और श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए और अच्छा मैसेज यहाँ से लेके जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहन कोहली हमें यहाँ पर कटरा से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर कि लगातार प्रोटेस्ट जो है, आंदोलन इन कारोबारियों द्वारा, इन दुकानदारों द्वारा जारी है, क्योंकि इनकी एक ही मांग है कि जो रोपवे प्रोजेक्ट श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है उसे बंद किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णो देवी की आस्था के साथ खिलवाड़ है और उनकी पेट पर लात भी पड़ सकती है, क्योंकि सीधे जब कटरा से भवन तक ये तमाम श्रद्धालु जाएंगे तो बीच के जो कारोबारी हैं और साथ ही साथ जो घोड़ा पिट्ठू वाले हैं उनका भी कारोबार बंद हो सकता है, जिसकी वजह से कि अब वो 72 घंटों की हड़ताल पर बैठ चुके हैं। आगे बढ़ जाएंगे, एनडीए की जाएगी, जहां पर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज एक अहम मीटिंग होने वाली है। दिल्ली में आज एनडीए नेताओं की अहम मीटिंग होगी, जहां पर आपको बता दें जेपी नड्डा के घर पर ये अहम मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। अंबेडकर विवाद पर इस बैठक में चर्चा संभावित तौर पर हो सकती है। एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा के घर आज जो है वो बैठक होने वाली है और यहाँ पर एनडीए के सभी नेता जो है वो मौजूद होंगे। यहाँ पर खास तौर पर इस मीटिंग की अगर बात की जाए तो एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। एक चर्चा यानी कि सियासी बवाल जो मुद्दा लगातार पकड़वा रहा है वो है अंबेडकर को लेकर बयान वाला, तो उस पर भी ये चर्चा होगी, बैठक में इस पे बात की जाएगी। और यहाँ पर दूसरा मुद्दा जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है, उस पर भी ये खास चर्चा इस मीटिंग में की जाने वाली है। तो ये मीटिंग आज काफी ज्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री जो है वो शामिल होंगे। जहां पर एनडीए की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बहुमत नहीं रही थी, लेकिन बाकी जो एनडीए की पार्टी थी उनको मिलवाकर ये सरकार बनी है। तो आज ये सभी मौजूद होंगे और एनडीए नेताओं की मीटिंग है, क्या कुछ खास रहेगा आपको बता देते। तो बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ये अहम मीटिंग होगी। एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल होंगे। बता दें कि विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे अंबेडकर के मुद्दे पर चर्चाएं इस मीटिंग में देखने को मिलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी चर्चा इस मीटिंग में हो सकती है। इसके अलावा एनडीए के घटक दलों में बेहतर तालमेल पर भी चर्चा संभव है। बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। ये एक अहम मुद्दा है जिस पर चर्चा होगी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है और इसमें विधानसभा चुनावों को लेकर सभी सियासी दल तैयार है और भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर यानी विधानसभा चुनाव दिल्ली के 2025 को लेकर भी गहन मंथन कर सकती है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आज एक अहम मीटिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए द्वारा की जाएगी और इस मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संदीप गोयल हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। संदीप, बताएगा आज अहम मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी, किन किन मुद्दों पर चर्चाएं संभव तौर पर देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल आज एनडीए की बहुत बड़ी बैठक जो है जेपी नड्डा के आवास पर होने जा रही है, जिसमें हरियाणा से जुड़े हुए, दिल्ली के तमाम जो बीजेपी से बड़े जुड़े हुए नेता हैं, चाहे फिर जो बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। साथ ही कई ऐसे चर्चा जो है मुद्दों पर हो सकती है जिसमें कहा जा रहा है कि जिस तरह से अमित शाह के बयान को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ उस पर अब
जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस पर किस तरह की आगे की रणनीति बनाई जा सके, कैसे इस मामले को शांत कराया जा सके। साथ ही दिल्ली में जिस तरह से चुनाव होने हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी एक जो है चर्चा हो सकती है, और भी कई ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने इस बैठक में आएंगी। हालांकि अभी जो है कहा नहीं जा सकता कि क्या क्या चीजें इस बैठक में निकल सकती है, लेकिन हाँ, दिल्ली चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जिस पर कैसे सहमति बनेगी, कैसे नए उम्मीदवार बिल्कुल संदीप, यहाँ उतारने का पर प्रयास होगा। एक मुद्दा जो कि पूरे देश में गरमाया हुआ है, यानी कि अंबेडकर बयान को लेकर, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियरली अपनी जस्टिफिकेशन भी दी है। लेकिन यहाँ पर अब क्या लगता है, जहाँ कांग्रेस, सपा, बीएसपी की बात की जाए, सभी जो है अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं इस बयान को लेकर। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ लगता है, अगर इस मीटिंग में चर्चा करेगी तो काउंटर कैसे किया जाएगा अब इस चीज को? देखिए, बिल्कुल अंबेडकर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ऐसे में इसको विपक्ष लगातार भुनाने का प्रयास कर रहा है, चाहे फिर बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतने की बात की जाए। हमेशा हालांकि सफाई जरूर दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की ओर से इसको भुनाने, और फिर अरविंद केजरीवाल का वीडियो कई बार जो है ऐसे सामने आए हैं जिसमें वो खुद को अंबेडकर का चहेता दिखाते हुए नजर आए हैं। यानी कि इस बार सीधे तौर पर एक बड़ा वोट बैंक जो इस समाज से जुड़ा हुआ है, अंबेडकर को जो मानने वाले हैं, जो उनके जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कैसे साधा जा सके, इसको लेकर पूरी रणनीति जो है कहीं ना कहीं विपक्ष भी बना रहा है। लेकिन कैसे उसको अपने पक्ष में दोबारा लाया जा सके, बीजेपी की ओर खड़ा किया जा सके, इसको लेकर भी एक चर्चा होना संभव कहीं ना कहीं माना जाएगा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इस बार बीजेपी के लिए होने जा रहा है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कैसे वहां पर जीतती हुई नजर आई, लेकिन इस बार दिल्ली में पूरी तरह से बीजेपी टक्कर देने के लिए तैयार है, और इस बार चाहती है बीजेपी की सरकार जो है दिल्ली में बने। लेकिन कितना संभव हो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, आज की जो बैठक होगी वो कई अहम मुद्दों पर होगी, लेकिन दिल्ली चुनाव उसमें महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन संदीप, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, उनके आवास पर तो बैठक हो रही, लेकिन कौन से बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंच सकते हैं, क्या कुछ लगता है आपको? जहां पर एक तरफ खबर ये भी है कि तमाम जो एनडीए शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री शामिल होंगे, उनके अलावा कौन कौन बड़े चेहरे यहाँ पर शामिल हो सकते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक है, तो ये अमूमन जो है जेपी नड्डा के साथ साथ अमित शाह, साथ साथ केंद्रीय समिति जो बीजेपी की है उसमें बड़े चेहरे जो है वो शामिल हो सकते हैं। साथ ही जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही जो कमेटी के जो बीजेपी के बड़े जो चेहरे हैं, चाहे उपाध्यक्ष हो चाहे महासचिव हो, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही कह सकते हैं कि एक बड़ा संगठन के तौर पर इस बैठक को जो है देखा जाएगा, और कौन कौन से चेहरे होंगे हालांकि इन चीजों का जिक्र अभी थोड़ी देर बाद स्पष्ट होने लगेगा। लेकिन हाँ, अमूमन ये जरूर है कि कई ऐसे बड़े मुद्दे इस चर्चाओं में रखे क्या जाएंगे। लगता है इस मीटिंग के बाद जहां फिर एक बार वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जो है वो होनी है, फिर से इस पर सियासी बवाल उठेगा? क्योंकि साफ तौर पर विपक्षी पार्टी इसका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन चाहती है क्योंकि ये वोट लेने का और उनका ये हथकंडा है ताकि उनकी ही सरकार बने। बिल्कुल, देखिए, इस पे जो है विपक्षी ओर से इसी तरह के बयान सामने आ रहे थे। पिछले दिनों जब चर्चाएं इस पर तेज हुई तो अमूमन यही चर्चाएं थी कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं ना कहीं संकट में आ सकते हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने बहुत सारे लोगों से, राजनीतिक विशेषज्ञों से चर्चाएं की और जब ये जानना और समझना चाहा तो कैसे इसका असर जो है पड़ने वाला है। हालांकि बहुत लोगों का कहना था कि अगर वन इलेक्शन वन नेशन अगर चुनाव होते हैं तो फिर इससे समय की बचत भी होगी, जो एक इलेक्शन में जो पैसा खर्च होता है वो भी समय बचेगा, और बहुत सारे ऐसे जो प्रोटोकॉल जिन चुनावों के दौरान रोक दिए जाते हैं, काम का जो है असर उनका पड़ता है, तो वो भी एक तौर पर एक समय पर अगर होते हैं तो बहुत आसानी होगी। हालांकि क्षेत्रीय दल जरूर इसका खामियाजा भुगतेंगे और उसका असर सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होता नजर आएगा। ठीक है संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अगर बात की जाए, आज बीजेपी को लेकर खास तौर पर ये एनडीए के पूरे दल की मीटिंग होने वाली है, जिसमें कई अहम मुद्दे और सियासी मुद्दे, यानी कि पहला अंबेडकर बयान को लेकर, दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और तीसरा अगर बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा चुनावों में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए उसको लेकर होगी। आगे बढ़ते हैं, जहां पर बात की जाए, आपको बता दें इस वक्त पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है और इसी पर सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की है। शताब्दी वर्ष के रूप में जयंती जो है पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। यहाँ पर पीएम मोदी ने पूर्व पीएम को पुष्प
पुष्पांजलि जो है वो अर्पित की है। और साफ तौर पर आपको बता दें यहाँ पर बड़ी सौगात जो है वो भी मिलने वाली है और कई सारे प्रोजेक्ट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी जोड़ो परियोजना को लेकर अगर बात की जाए तो ये सौगात लोगों को मिलने वाली है, जिसका आज आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। बिल्कुल, बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करने वाले हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है और इन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन देखने को मिल रहा है, लेकिन उनके स्मारक पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि दी जा रही है, उनके कार्यों को याद किया जा रहा है। उन्होंने जो भारतीय राजनीति में अपना योगदान दिया है उन तमाम चीजों को लेकर जो है उन्हें पुष्पांजलि दी जा रही है। लेकिन आज कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा, लेकिन सबसे अहम परियोजना जो है वो यहाँ पर नदी जोड़ो परियोजना है, उसकी भी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के आला नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान मौजूद थे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। और जो उनका योगदान है पूरे भारतीय राजनीति में, जितने बड़े काम उन्होंने पूरे भारतीय राजनीति में किए हैं, जम्मू की जनता या फिर अगर बात की जाए पूरे भारत की जनता के लिए किए हैं, उन तमाम चीजों को जो है वो याद किया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें शताब्दी वर्ष जो है पूरा हो चुका है और जयंती जो है पूरे भारत में बनाई जा रही है। केन बेतवा परियोजना की आधारशिला जो है आज रखी जाएगी और प्रधानमंत्री इसकी आधारशिला रखेंगे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जाएगी। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना होगी, तो साफ तौर पर विकास की गारंटी दिखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती पर तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें लगभग 44,000 करोड़ की लागत आएगी केन बेतवा परियोजना पर। यूपी और मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को सिंचाई सुविधा भी मिलेगी। वहीं पर मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लगभग 44 लाख लोगों को पानी मिलता नजर आएगा। साफ तौर पर किसानों को इसका लाभ होगा। और यूपी के करीब 21 लाख लोग होंगे जिन्हें पीने का पानी अब इस परियोजना के तहत मिलने वाला है। परियोजना की मदद से हरित ऊर्जा में 100 मेगावाट से अधिक का भी ये केन बेतवा परियोजना जो है वो, तो बिल्कुल ये साफ तौर पर एक बड़ी सौगात जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज पुष्पांजलि जो है वो अर्पित की जा रही है और यहाँ पर साफ तौर पर पूरे देश में अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात की जाए, उनके विकास, उनके शब्दों को, उनके सहयोग को, उनके योगदान को याद किया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जहां पर अगर बात की जाए इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर, तो फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर अगली खबर की अगर बात की जाए तो कुएं पर टीम जो है वो लगातार, साफ तौर पर संभल में अगर बात की जाए तो कार्रवाई जो है वो हो रही है और संभल में बावड़ी कुएं की खुदाई जो है वो चल रही है। बता दें कि बावली कुएं पर एसआई की टीम पहुंच चुकी है और कुएं पर टीम जो है वो कार्बन डेटिंग का काम लगातार कर रही है। जेसीबी मशीन से खुदाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कि वहां पर मजदूरों को तैनात किया गया है। मैन पावर की मदद से इस पूरे कुएं की खुदाई का काम लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि एसआई की टीम और एफएसएल की टीम जो है वो मौके पर पहुंचती है और कुएं की खुदाई का काम अभी भी फिलहाल लगातार जारी है। जहां पर तस्वीरें आपके सामने लगातार मैन पावर का इस्तेमाल कर इन मजदूरों का इस्तेमाल कर और तमाम टीम्स यहां पर लाई गई हैं और स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं इस पूरे कुएं की खुदाई करने में मदद कर रही हैं। थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, कुछ चुनौतियां, कुछ चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस पूरी चीज पर, इस पूरे खबर पर जो कार्रवाई है, जो सर्वे का काम है और उसी के साथ साथ अन्य जो भी चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर संभल को लेकर बात की जाए तो लगातार मंदिर मस्जिद विवाद बना हुआ था, जिसके बाद ये देखने को मिला कि बावड़ी हो, सुरंग हो, मंदिर हो, हर एक चीज वहां पर मिल रही है, जिसके बाद सियासत भी गरमा रही है और एक के बाद एक
बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जेसीबी की अगर बात की जाए तो मशीनी खुदाई जो है वो हो रही थी, और यहाँ पर मशीनों की खुदाई से जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं हो रही थी कि सुरंग जो निकली है उसमें खुदाई की जा सके, जिसके बाद मैन पावर जो है वो यूज की गई और नगर निगम के लोग जो है वो बुलाए गए। और यहाँ पर संबल मुद्दे को लेकर अगर खास तौर पर बात की जाए तो ये जो जमीन है, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि इसकी बिक्री नहीं हुई, जबकि यहाँ पहले हिंदू लोग जो है वो रहते थे और अब यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग बस गए, लेकिन इस जगह को नहीं खरीदा गया। टीम जो है बात करने की कोशिश की, लेकिन टीम कुछ बता नहीं, जो अधिकारी हैं वो एएसआई के बता नहीं रहे, हमारे पास में ही खड़े हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा उधर से दिखाएं किस तरह से जो है अधिकारी यहाँ पर हैं, और देख सकते हैं आप एएसआई की टीम है, ये यही जांच पड़ताल कर रहे हैं लगातार। जो आप देख सकते हैं किस तरह से, यहाँ से आ जाओ बराबर से, इस तरह से पीछे से आ जाइए, देख लीजिए आप, जो टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। और उन्होंने अभी कुछ बताने से इनकार किया है, कुछ बता नहीं रहे हैं। सर कुछ बताने की कोशिश करेंगे, सर कुछ बताएंगे, सर क्या जानकारी है इस बारे में? सर कुछ बताएंगे? अभी आप देख सकते हैं टीम जो है वो अधिकारी हैं एएसआई के, वो कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, और ये टीम मौजूद है यहाँ पर, लगातार टीम जांच पड़ताल कर रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा फोकस करें इधर से, जो टीम है लगातार देखिए, टीम यहाँ से अब काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी देर से जो नीचे बावली का कुआं था वहाँ कार्बन डेटिंग का कार्य किया जा रहा था। बातचीत आपस में अधिकारी दोनों कर रहे हैं, देखें क्या उनको जानकारी मिली है, वो रिपोर्ट कब तक देंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, कितने दिन में ये रिपोर्ट बन पाएगी। और यहाँ पर टीम जो है फिर से, उन्होंने कुछ जानने की कोशिश की है, फिर से जो है कुएं की तरफ टीम पहुंची है। कमरे नुमा जो बिल्डिंग है वो जमीन में नीचे निकली है, और लगातार जो टीम है आप देखिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जीरो ग्राउंड से टीम फिर से दोबारा कोशिश कर रहे हैं, फिर जानना चाहते हैं, कुछ परखना चाहते हैं, और टीम फिर आपस में अधिकारी जो हैं दोनों बात कर रहे हैं, दोनों किस तरह से। से आपने देखा कि कार्रवाई जो है एएसआई द्वारा लगातार जारी है। फिलहाल हमारे साथ वीरेंद्र सिंह ज्वाइन कर चुके हैं संभल से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे अभी फिलहाल क्या कुछ मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। वीरेंद्र बताइएगा क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से कुएं की खुदाई चल रही है, कितने फीट गहरी जो खुदाई है वो अभी तक हो चुकी है, किस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल शिपन, मैं आपको बता दूं ताजा अपडेट तो टीम है वो अभी मौजूद है यहाँ पर, और टीम फिर से तीसरी बार अंदर जो बावली कुआं है वहाँ गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं टीम का लाइव तस्वीर, देखिए किस तरह से तो टीम है अभी भी शिपन यहाँ पर मौजूद है। ये चीज है, क्या वजह है कि हम एक बार कैमरामैन से कहूँगा पीछे से हटके यहाँ से दिखाएं कि जो टीम है ये वही बावली का कुआं है जहाँ खुदाई हो रही है, और दोनों अधिकारी जो टीम के 2 सदस्यीय अधिकारी हैं, सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वही अधिकारी हैं दोनों जो खड़े हैं मजदूरों के साथ, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बार शिवन, ये तीसरी बार जो टीम के अधिकारी हैं वो तीसरी बार बावली कुआं के अंदर गए। 2 बार आ गए जांच करके, पहली बार गए, 1 घंटे से अधिक का समय हो गया है, और लगातार जो टीम है वो यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों अधिकारी लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम फेस दिखाने की कोशिश करेंगे उधर से, किस तरह से वहां से कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। जो अधिकारी हैं उनका फेस आपके सामने से लाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से जो टीम है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। तीसरी बार जो टीम है एएसआई की वो अंदर गई है, और यही दोनों अधिकारी हैं जो फिर से दोबारा से जांच पड़ताल करने नीचे पहुंचे हैं। फिर तीसरी बार ये टीम शिब्बन नीचे पहुंची है, यही बावली की खुदाई जानना चाहते हैं इमारत कितनी पुरानी है, आखिर बावली का कुआं जो है वो कितना पुराना है, और कितने दिन इसकी जो दीवारें हैं, इसकी जो बिल्डिंग है, इसकी कार्बन डेटिंग की जा रही है। लगातार पॉइंट टू पॉइंट चीजें नोट हो रही हैं, और मैं आपको बता दूं वीडियोग्राफी टीम ने की है, और जो है उन्होंने फोटोग्राफी की है, और जो मजदूर हैं उनके द्वारा जो पुराने पत्थर थे उनको संरक्षित किया है। हो सकता है उनकी जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि पूरी तरह से जो टीम है वो लगातार यहाँ पर बनी है। 1 घंटे से ज्यादा यहाँ का समय हो गया है, और मैं आपको बता दूं भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यहाँ से पीएससी पुलिस बल को बुलाना पड़ा है, जिससे कि काम करने में दिक्कत हो रही थी, चाहे वो टीम हो या मीडिया कर्मी हो। पीएससी ने यहाँ से भीड़ को हटाया है, भीड़ काफी दूर की है, जिससे काम करने में दिक्कत ना आए। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं पुलिस कर्मी किस तरह से यहाँ पर तैनात है। पीएससी को यहाँ पर बुलाना पड़ा है, पीएससी पुलिस बल ने यहाँ से जो भीड़ थी उनको हटाया है। एक बार मैं आपको सीढ़ियों की तरफ ले चलता हूँ, सीढ़ियों से दिखाता हूँ, 0 पॉइंट टू पॉइंट आप देखें रूपाली कहाँ से किस तरह से यहाँ से देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ यहाँ से मजदूर काम कर रहे हैं, ये वही सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से ये तालाब में दर्ज था, तालाब की खुदाई के दौरान ये मामला आया सामने
कि ये बावली का कुआं है और इसकी जब खोदाई हुई तो ये चीज स्पष्ट हुई कि इसमें एक कमरे नुमा इमारत है और आप देख सकते हैं टीम अंदर काम कर रही है और टीम के साथ जो मजदूर हैं वो भी नगर पालिका चंदोसी के काम कर रहे हैं। लगातार यहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है क्योंकि मशीन अगर भी बात जो की जाए तो जो लोग आसपास रह रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? जो एएसआई की टीम वहां पर आ रही है, एफएसएल की टीम बात करें वहां पर आ रही है, लेकिन लोकल्स की अगर बात की जाए, पहले यहाँ पर हिंदू समुदाय जो है वो रहा करता था, अब यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां के लोग किस तरीके से कोऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं टीम्स का? मैं आपको बता दूं ये जो मामला है काफी पुराना नहीं है। 1995 तक जो इसके मालिक थे उनका दावा है कि हम 1995 तक और 92 तक यहाँ आते थे, यहाँ रुकते थे। एक राजा हुआ करते थे जिनकी आखिरी वारिस उनकी बेटी बताई जा रही है, लेकिन उनसे बात तो मीडिया की नहीं हो पाई है। अन्य लोगों से उनकी बात हुई है, वो आई थी यहाँ पर, ऐसा भी बताया जा रहा है 2 दिन पहले, लेकिन उनका ये दावा ये हमारी प्रॉपर्टी थी, हम यहाँ पर आते थे। अगर मुस्लिम और हिंदू आबादी की बात करें तो हिंदू आबादी यहाँ पहले हो सकता है कम हो, लेकिन लोगों का स्थानीय लोगों का यह कहना है कि यहाँ पर एक बगीचा था जिसमें रानी आया करती थी, ये कुआं था, यहाँ से आराम करते थे और शायद ये वही महल है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वही महल है जहाँ रानी रुका करती थी, यहाँ से विश्राम किया करती थी। शायद हो सकता है ये विश्राम महल हो। ये तो एएसआई अब कंफर्म करेगी रिपोर्ट के बाद कि आखिर ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है। उस जांच पड़ताल के बाद, कार्बन डेटिंग के बाद पता लगेगा, रिपोर्ट के बाद पता लगेगा कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये कहना है कि हम यहाँ रहते थे, ये जगह अभी भी खाली है, प्लाटिंग हुई, किसी ने देखी नहीं, क्योंकि ये राजा की जमीन थी, उन्हीं की जमीन है। और यहाँ अन्य लोग जैसे जो चलते फिरते चाहे मांगने वाले लोग हो या फिर जो कला करने वाले लोग हो, वो इसमें रुका करते थे। लेकिन जैसे ही बस्ती ऊपर गई और भरा यहाँ चलता गया, ये जगह नीची हुई और भरा हो गया। ठीक है विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विजेंद्र सिंह यहाँ पर संभल से अपडेट कर रहे थे किस तरीके से 60 नगर पालिका के जो कर्मी हैं वहां पर तैनात किए गए हैं, मैन पावर का इस्तेमाल कर इस बावड़ी कुएं की खुदाई लगातार जारी है। लेकिन चुनौतियां काफी सारी हैं क्योंकि जेसीबी की मदद से नहीं, मैन पावर के इस्तेमाल से इस पूरे बावड़ी कुएं की खुदाई जो है वो लगातार जारी है और अभी फिलहाल मात्र 6 से 7 फीट की खुदाई ही हो पाई है क्योंकि चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब बात अगली खबर की होगी जहां पर कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने यहां पर धमकी दे डाली है। बता दें कि महाकुंभ को लेकर पन्नू ने साफ तौर से कहा है कि महाकुंभ मेले में बदला लिया जाएगा और 14, 29 जनवरी और 3 फरवरी याद कर ले। ये पन्नू के अल्फाज यहां पर उनके लफ्ज सामने आए हैं जहां पर मारे गए खालिस्तानी आतंकियों को निर्दोष बताया। कुछ दिन पहले हमने आपको अपडेट किया था पंजाब और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी जहां पर 3 अलग अलग खालिस्तान के जो आतंकी है उन्हें एक एनकाउंटर में मार गिराया था क्योंकि वो एक ऑटो में सवार होकर एक पुलिस चौकी पर अटैक करने के लिए आए थे। तो इसी दौरान पन्नू, जिसकी की तस्वीर आपके सामने है, वही है जिन्होंने की महाकुंभ मेले के लिए धमकी दे डाली है कि उस महाकुंभ मेले को सुरक्षित रख लीजिए वरना तो हम यहाँ पर कुछ गलत जरूर करेंगे। और महाकुंभ मेले में जो है उन्होंने धमकी दे डाली है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकियों के मारे जाने के बाद एक बार फिर से खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने जो है वो यूपी सरकार हो या फिर देश की सरकार हो, उनको धमकी जो है वो दे डाली है, जहां पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि महाकुंभ में इसका बदला लिया जाएगा। हमारे साथ रजा अब्बास जुड़ चुके हैं। रजा, महाकुंभ की अगर बात की जाए लाखों की संख्या में लोग आने हैं और ये साफ तौर पर शरेआम धमकी, कितनी बड़ी चुनौती अब बनती हुई नजर आएगी? देखिए, धमकी आने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से डीजीपी ने, प्रमुख सचिव गृह ने, उत्तर प्रदेश ने मीटिंग बुलाई है और प्रयागराज की जितनी भी पुलिस अधिकारी हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेके चेतावनी दी है, निर्देशित किया है कि हर चीज पर पैनी निगाह रखें, खासतौर पर मॉनिटरिंग करते हुए चले जाएं। सीसीटीवी कैमरे बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार चूक नहीं देखना चाहती है और हर तरीके से खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वह अहम होती है किसी पर्व को लेकर, जिसको लेकर दिशा निर्देश जो है उत्तर प्रदेश शासन ने दे दिया है। किसी भी तरीके से खास तौर पे ये भी कहा गया है प्रयागराज के पुलिस अधिकारियों को कि अगर आपको और भी जो है पुलिस फोर्स की जरूरत हो तो हम प्रोवाइड कराएंगे, भेज देंगे। कई पुलिस अधिकारियों की
जो है ड्यूटी वहां तैनात कर दी गई। खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं डीजीपी उत्तर प्रदेश और खासतौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से प्रयागराज के जो है जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पे ये किसी भी तरीके से इसमें कोताही नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पन्नू ने धमकी दी है और उस तरह से जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी जो है ढेर हुए थे, इसमें सबसे बड़ी कामयाबी एनआईए की है क्योंकि उन्होंने सही तरीके से सूचना दे दी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश शासन ने और पुलिस अधिकारियों ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। क्योंकि सुरक्षा अहम है, चाहे वो कोई भी नागरिक हो, उसको सुरक्षा प्रदान करना सबसे बड़ा दायित्व होता है उत्तर प्रदेश सरकार का। बिल्कुल रजा, यहाँ पर प्रशासन तो अपना काम कर रही है, सभी तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन क्या कुछ लगता है कि इस धमकी आने के बाद क्या श्रद्धालुओं पर असर देखने को मिलेगा, क्या उनकी संख्या कम हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि खासतौर पे कनाडा और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो बहुत खटास में तब्दील हुए हैं खालिस्तान ग्रुप को ही लेकर, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा आरोप है कनाडा पे कि आप हमारे जो टेररिस्ट हैं, जो हमारे देश के खिलाफ गतिविधियां करते हैं, कनाडा संरक्षण देता है और वहां पे उनको नेशनल बनाता है। क्योंकि अगर आप पूरे समुदाय की बात नहीं कर सकते, क्योंकि सिख समुदाय बहुत अच्छा समुदाय है, उसमें कुछ लोग हैं जो इस तरह की नॉनसेंस क्रिएट करते हैं, नेगेटिविटी पैदा करते हैं और बहुत दिनों से जो खालिस्तान अलग करने की मांग भारत से की जा रही है, उसकी कुछ मुहिम जो है 10 वर्षों से कनाडा में फंडिंग होती है। ये इल्जाम भारत सरकार ने, उनके इंटेलिजेंस ने बाकायदा कनाडा कंट्री पे लगाया है कि वहां पर हमारे जो देश विरोधी गतिविधियां चलती हैं उनको संरक्षण देके वहां पे फंडिंग होती है, जिसकी वजह से इस तरह से मेंटेलिटी और इस तरह से डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि खालिस्तान जो है वो 90 दशक के बाद जो है धीरे धीरे 95 के बाद खत्म हो चुका था। ये मुहिम फिर से ये मुहिम तेज हो रही है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने कनाडा पे सबसे पहले इल्जाम लगाया। कनाडा उल्टा इल्जाम भारत पे लगाता है कि खासतौर पे आप यहाँ पे आकर जो हमारे सिख समुदाय के लोग रहते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है प्रताड़ित करते हैं। तो ये खेल है इंटरनेशनल लेके नेशनल। मगर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रजा अब्बास यहाँ पर अपडेट कर रहे थे किस तरीके से पन्नू द्वारा धमकी दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अगली खबर जहाँ पर सीएम आतिशी आनंद विहार फ्लाईओवर का उद्घाटन बहुत जल्द करने वाली है। बता दें कि अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार तक हो सकेगी सिग्नल फ्री आवाजाही। बड़ी यहाँ पर सौगात लोगों के लिए, जहाँ पर चुनाव से पहले फ्लाईओवर का उद्घाटन हो सकता है। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली सरकार कुछ इस तरीके की काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है और इससे पहले जनहित में काम लगातार दिल्ली सरकार अभी फिलहाल कर रही है। बता दें कि अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार तक सिग्नल फ्री आवाजाही हो पाएगी और चुनाव से पहले फ्लाईओवर का उद्घाटन जो है वो काफी असरदार हो सकता है। आम आदमी पार्टी की पाली में काफी ज्यादा वोट जो है वो हो सकते हैं और वोट बैंक के चलते तमाम ये बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, इस बार अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की खास तौर पर बात की जाए तो एक बहुत वीक छवि बनती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद लगातार एक के बाद एक सौगातें जो है वो दिल्ली के लोगों को सरकार के द्वारा दी जा रही है, जिसमें ये फ्लाईओवर प्रोजेक्ट भी है, जिसमें सिग्नल फ्री लोग जो है वो आ जा सकेंगे। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो संजीवनी और महिला सम्मान योजना जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सरकार ने जो है लोगों के लिए लाई, महिलाओं के लिए जो है वो लाई और साथ ही साथ वृद्ध लोगों के लिए भी ये लाई गई। तो इस पर जो है अब चुनावी सियासत जो है साफ तौर पर दिख रही है कि एजेंडा और स्ट्रेटजी जो है वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की सामने आ रही है। तो चलिए, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि लगातार दिल्ली विधानसभा के चलते, इन चुनावों के चलते दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनहित में लगातार काम कर रही है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर कि किसान आंदोलन को लेकर भी बात करेंगे। किसान नेता डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। बता दें कि एमएसपी की कानूनी गारंटी और बताएंगे या मेरी शहादत मानेंगे, ये तमाम शब्द डल्लेवाल ने लिखे हैं। वो आमरण अनशन पर है और आज इस आया है। बता दें कि यहाँ पर खन्नौरी मोर्चे पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी पूरे किसान आंदोलन के चलते यहाँ पर किसान नेता डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है।
तो बिल्कुल यहाँ पर डल्लेवाल के आमरण अनशन का जो 30वां दिन है और यही मांग है कि एमएसपी के कानूनों पर उनकी मांगे जो है वो पूरी की जाए, लेकिन इसी में केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो किसान नेता डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चिट्ठी लिखी है कि आप एमएसपी की कानून जो लगातार मांग उनके द्वारा की जा रही है उसको सुनेंगे या मेरे मरने का इंतजार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसानों द्वारा भी साफ तौर पर कहा है कि डल्लेवाल की सेहत जो है वो खराब है। रिपोर्ट जो है वो सामने आई, उसके बाद डॉक्टरी इलाज का आदेश भी दिया गया। टीम वहां पर मौजूद है, किसान हटने वाले नहीं है। तो सियासत चरम पर है जहां पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। तो बिल्कुल हमारे साथ नवदीप छाबड़ा ज्वाइन कर चुके हैं इस खबर पर अधिक अपडेट करने के लिए। नवदीप, देखिए अब काफी सारे पॉइंट्स हैं, काफी सारे पहलू हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जहां पर डल्लेवाल ने साफ तौर से कह दिया है कि अब आप मेरी मौत चाहते हैं या फिर किसानों की 13 सूत्रीय जो मांगे हैं एमएसपी को मिलाकर ये पूरी होगी। अब इस चिट्ठी में साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई है और कहीं ना कहीं चेतावनी भी साफ तौर से दी गई है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए शिवपाल, बिल्कुल ये दूसरी बार है जब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को और साफ तौर पर उन्होंने शब्दों में कहा है कि एमएसपी को लेकर जो आपने वादा किया था, जब 3 खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला था, उसके समापन पर खुद प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के साथ वादा किया था कि हम जल्दी इस पूरे मामले को लेकर एक बनाएंगे और पूरे देश के जो किसान हैं उनको एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी दी जाएगी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये कानून पारित किया जाएगा। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि शिवपाल आज 30 दिन का एक महीना हो चुका है जब डल्लेवाल का आमरण अनशन था और उनकी तबियत जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार बिगड़ रही है और लगातार वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं और आज उन्होंने हरियाणा के जो किसान संगठन है उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर समर्थन मांगा है कि वो भी कनौरी मोर्चे पर आए, किसानों का समर्थन करें और किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यहाँ पर पर दबाव डालें। एक अहम मुद्दा ये भी है कि किसानों की बातों को, किसानों की मांगों को लंबे समय से नहीं सुना जा रहा और यहाँ पर डल्लेवाल की सेहत का मसला जो है वो अलग सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से बजट 2025 भी निकल रहा है, किसानों को जो है एक स्तंभ रखा गया है इस बजट में। क्या लगता है वो मांगे तब, अगर जो उनकी मांगे हैं उन पर जो कोई बजट है वो निकाला जाए या उससे पहले जो लगातार चुप्पी किसान कह रहे हैं कि सरकार तोड़ दे, उस पर फैसला लेना चाहिए? क्योंकि 30 को अगर बात की जाए पंजाब बंद है, ये हटने वाले नहीं है। देखिए रूपाली, बिल्कुल कल की बात करें 26 तारीख को पंजाब के अंदर एक बड़ा जो है बैठक वो कहीं ना कहीं होने जा रही है, जिसमें सभी ट्रेड यूनियन और इसके अलावा किसान जो हिस्सा लेंगे। तो 30 तारीख को जो बंद का ऐलान किया गया पंजाब के अंदर सुबह 7 से लेकर 4 बजे तक उसकी रूपरेखा कहीं ना कहीं तैयार की जाएगी। लेकिन किसानों के जहाँ तक मुद्दे हैं वो सीधे सीधे सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी को लेकर है। हालांकि एमएसपी हर साल उसकी गारंटी या एमएसपी का ऐलान जरूर किया जाता है, लेकिन किसान चाहते हैं कि क्योंकि खेतीबाड़ी एक सेंट्रलाइज मुद्दा है, इसलिए केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए और संसद के अंदर बाकायदा इस कानून को पारित करके किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए। जाहिर सी बात है कि हालांकि हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन पंजाब के अंदर ऐसा नहीं है और बड़े ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर एमएसपी के नाम पर किसानों को कुछ नहीं मिलता। यही कारण है कि किसान चाहते हैं कि ये कानून संसद के अंदर आना चाहिए और वहां पर अगर ये कानून पारित होता है तो कम से कम ठीक है नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। पंजाब से ब्यूरो चीफ नवदीप छाबड़ा हमें अपडेट कर रहे थे किसान आंदोलन को लेकर, जहां पर कि डल्लेवाल का आज आमरण अनशन का 30वां दिन है, यानी कि 30 दिन बीत चुके हैं, वो लगातार अनशन पर हैं और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी साफ तौर से लिखी है जिसमें कि उन्होंने अपने मरने की चेतावनी भी दे डाली है। और अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर आम आदमी पार्टी को लेकर जो सियासत है वो दिल्ली में लगातार गर्माती जा रही है और संजीवनी और महिला सम्मान योजना पर कई बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी की दोनों योजनाओं पर सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दोनों योजनाओं की रजिस्ट्रेशन पर कई सवाल जो है वो विपक्षी पार्टियां भी उठा रही हैं और स्थानीय लोग जो दिल्ली के हैं वो भी लगातार इसके अगेंस्ट हो चुके हैं। सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना जो है वो अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यह तमाम बातें विपक्ष द्वारा कही जा रही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली में एक बार फिर से सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है और इसी में
दोनों योजनाओं की रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर महिला सम्मान योजना की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कुछ दिन पहले ही शुरू हो चुकी थी और इसको लेकर अब सरकार ने सवाल उठाया है और आपको कटघरे में जो है वो खड़ा किया है। आपकी दोनों योजनाओं पर सार्वजनिक नोटिस जो है वो भी जारी किया गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को सवाल उठ रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है और इसी में आम आदमी पार्टी एक के बाद एक नई स्कीम योजना जो है वो लोगों के लिए ला रही है। तो किस एजेंडे और स्ट्रैटेजी के साथ आम आदमी पार्टी आगे आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां अब सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल अब आपको लखनऊ से तस्वीरें सामने दिखाएंगे जहां पर कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं, संबोधित करें, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर श्रद्धेय अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया और 2014 से लगातार उन कार्यों को लेकर के सरकारें एक अभियान के साथ आगे बढ़ती है। क्योंकि यह वर्ष श्रद्धेय अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए सुशासन सप्ताह का आयोजन हुआ। सुशासन सप्ताह के अवसर पर प्रदेश के अंदर हर जनपद में कार्यक्रम हुए। इसमें प्रशासन और शासन से जुड़े हुए सभी विभाग तो जुटे ही थे, साथ साथ 3 प्रकार के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिनमें आपने देखा होगा कि लखनऊ जनपद के अंदर 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए निबंध लेखन की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तो सुशासन पर आधारित थी। और मैं चाहूंगा कि सचिवालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग इन सब का संकलन प्रदेश भर से करें और प्रदेश भर में सुशासन से संबंधित स्मारिका और पत्रिका का वहां से प्रकाशन हो या राज्य स्तर पर उसका संकलन हो, राज्य स्तर पर उन अच्छे आलेख को संकलित करते हुए उसको विभिन्न लाइब्रेरी में उपलब्ध करवाया जाए, जिससे अन्य लोग भी पढ़ सकें, देख सकें। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन ग्रेजुएशन स्तर पर और पीजी स्तर के बच्चों के लिए किया गया था, जिसमें भी 3 बच्चे जनपद स्तर पर, प्रत्येक जनपद में 3-3 बच्चे जो सेलेक्ट हुए उनको भी आज सम्मानित किया गया। एकल कवि नवोदित जो कवि हैं, काव्य पाठ, जो अटल जी एक कवि भी थे, उनकी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध रही हैं, उससे संबंधित काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया और मुझे प्रसन्नता है कि युवाओं ने इसमें बड़ी रुचि ली, समाज के प्रत्येक तबके ने रुचि ली। कल से मैं देख रहा हूं शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को 19 दिसंबर को मैंने स्वयं ही इसका शुभारंभ किया था, जो एग्जीबिशन लखनऊ में आयोजित हुई थी। और आज इस आयोजन के साथ कल के कार्यक्रम में हम लोग दिन भर उन कार्यक्रमों के साथ जुटे रहे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम थे और सभी कार्यक्रम एक से एक बढ़कर के थे, रोचक थे। ये अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सबका एक माध्यम है कि हम आने वाली पीढ़ी को उन मार्गों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सके। और आज का आयोजन जब पूरा देश और पूरा प्रदेश श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुट रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहां पे सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया था, इस आयोजन में शासन के जो विभिन्न विभाग उसमें भागीदार बने थे, उसमें 2,59,000 से अधिक जो लोक शिकायतें थी उनका निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश में हुआ, जो देश के अंदर नंबर 1 पर रहा है। इस सभी देश के अंदर उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर रहा है। और मुख्यालय स्तर पर, मंडल स्तर पर और तहसील स्तर पर भी इस
अवसर पर 16,223 कार्यशालाओं का आयोजन अकेले उत्तर प्रदेश ने किया है। सुशासन सप्ताह के अवसर पर 9,06,800 से अधिक सर्विस डिलीवरी के आवेदन निस्तारित किए गए, जिसमें 105 जो गुड गवर्नेंस से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उन्हें 105 लोक शिकायतों के निराकरण की सफलता की कहानी और सोशल मीडिया पर 423 ट्वीट और 119 पीआईपी स्टेटमेंट और 36 विजन डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट @100 अपलोड किए गए। इस अवसर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिशन कर्मयोगी, सुशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, सूचना का अधिकार का महत्व, नागरिकों को समयबद्ध रूप से सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु जो जनहित गारंटी की योजना है उससे संबंधित सुना, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन करते हुए नजर आ रहे थे और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहे थे। सीधा हरियाणा चलते हैं, जहां हरियाणा के सीएम गुरुग्राम में संबोधन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। अवसर पर इस समारोह में उपस्थित सभी हमारे साथी मंत्रीगण, सभी सांसदगण और सभी विधायकगण, सभी भाइयों एवं बहनों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, सुशासन दिवस पर मैं आप सब अभिनंदन करता हूं। हर साल की तरह आज हम पूरे राज्य में सुशासन दिवस मना रहे हैं। आज हम भारत रत्न सम्मानित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जो राष्ट्र के प्रति की गई अमूल्य सेवाओं को याद करते हैं। मैं उन दोनों महान विभूतियों को, आज दोनों का जन्मदिन है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उन्हें सत सत नमन भी करता हूं। आज का यह शुभ दिन हमारे लिए केवल एक स्मरणीय अवसर है, बल्कि यह अवसर हमें यह भी प्रेरणा देता है कि हम एक बेहतर और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें। ये आज का शुभ दिन हमारे लिए ये प्रेरणा देता है। महान स्वतंत्रता सेनानी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रेरणता पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार, मातृभाषा और भारत माता की सेवा में समर्पित किया है। मालवीय जी का विश्वास था कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब जन जन शिक्षित हो, इसलिए उन्होंने नगर नगर, गांव गांव शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। मदन मोहन मालवीय जी अपनी विद्वता और विनम्रता के असाधारण छवि के कारण जन जन के नायक थे। वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक संस्था थे। वे नैतिकता के पुजारी और भारतीय संस्कृति के प्रकाश स्तंभ थे। गांधी जी भी मालवीय जी को नवरत्न से उनको पुकारते थे। एक ऐसे युग पुरुष पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनका एक कार्य रहा है और मुझे खुशी है आज आप सबके बीच में इस बात पे इसी प्रकार भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने विचारों, कर्मों और दूरदर्शिता से भारत को नई दिशा और पहचान दी है। उन्होंने भारत को विकसित और सशक्त बनाने के लिए सशक्त नीतियों को नींव रखी है। इससे
उस विश्वास, उस विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसका संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। अटल जी सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक युग थे। उनकी राजनीतिक सेवा का प्राय था उनका जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पण का उल्लेखनीय उदाहरण हम सबके सामने है। अटल जी का हर निर्णय, हर प्रयास और हर योजना जनता के कल्याण के लिए थे। उनका विश्वास था कि जन कल्याण सुशासन के बिना नहीं हो सकता और सुशासन का आधार पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जन समस्याओं के प्रति ये संवेदनशीलता है। उनका मानना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सोच थी, उनकी सोच थी कि सुशासन का अर्थ केवल प्रशासन चलाना नहीं है। अटल जी सोचते थे बल्कि उन्होंने यह तय करना है कि हर नागरिक को न्याय, सम्मान, अवसर और बेहतर जीवन मिले। ये सुशासन वही होता है जहां गरीब को अधिकार, युवाओं को अवसर और महिलाओं को सम्मान मिले। यही सुशासन अटल जी के सपनों का ये भारत था। ये ऐसी सोच लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने ये देश को एक नई दिशा देने का काम किया है, ये हमारे लिए बड़े गौरवशाली क्षण हैं। अटल जी कहा करते थे, उनकी सोच थी, जब भी उनको वो अवसर मिलता था, अटल जी ने अपने शब्दों में कहा, जो झुके वो प्रेम है। अटल जी जो उनकी कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी अपनी एक वाणी थी और उस शैली के आधार के ऊपर वो अपनी बात को रखते थे। अटल जी कहते थे कि जो झुके प्रेम है, जो टूटे वो स्वार्थ है। जो झुक गया वो तो प्रेम में झुका है और जो टूटे वो स्वार्थ है और जो अड़िग रहे वही कर्तव्य है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की ऐसी सोच थी। हमें इनके शब्दों को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आज जब हम सुशासन दिवस मना रहे हैं तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हरियाणा प्रदेश को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां विकास समावेशी होगा, जहां नागरिक को अपनी क्षमताओं को पहचानने और निखारने का अवसर मिलेगा। ऐसे हरियाणा का निर्माण हम मिलकर के करेंगे। हम सुशासन के प्रति सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रेरित व प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय अभी हमने अवार्ड भी दिए हैं, उनको सम्मानित भी किया है। पहले से अवार्ड आमतौर पर विभाग के अध्यक्ष को ये दिए जाते थे, लेकिन अब हमने अधिकारियों व कर्मचारियों को सीधे ही सम्मानित करने का निर्णय किया है। तो आपने साफ तौर से सुना, सुशासन दिवस के मौके पर नायब सिंह सैनी, जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो गुरुग्राम पहुंचे थे और इस दौरान सुशासन दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन वहां पर किया गया था और इसमें संबोधन करने के लिए नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और कई उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी सरकार की गिनवाए जा रहे थे और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि भी साफ तौर से अर्पित करे थे। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे शिववंत शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत।